my dear students, this is me Mudita and I am here to discuss the class 10th worksheet number 32। तो बच्चों यहाँ पे हम वर्कशीट नंबर 32 क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ की इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी जा चुकी है, तो आपके फ्रेंड्स अगर हिंदी मीडियम में है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए जो वर्कशीट है इसमें हमने ज्योग्राफी पहले पढ़ लिया था चैप्टर, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया था। आज आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, ये हिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद इसके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन विद आंसर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है, 2 मार्कर आंसर कैसे लिखना है, 3 मार्कर और 4 मार्कर आंसर आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन में विद एक्सप्लेनेशन। आपको वर्कशीट के आंसर के साथ सब कुछ बताया जाएगा। उससे पहले देखिए जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद। आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो राष्ट्रवाद बना, जो राष्ट्रवाद पनपा, वो किस तरीके से पनपा, अगर उसका हम क्रम देखेंगे तो ये आपको क्रम दिखाया हुआ है, यानी सीरीज दिखाई हुई है घटनाओं की, कि पहले ये घटना होती है, फिर ये घटना होती है, फिर ये घटना होती है। ठीक है, देखिए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और मज़ा भी आएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि वर्कशीट कर लेते हैं, चैप्टर बाद में पढ़ेंगे या फिर बाद में सिलेबस कवर करेंगे, तो बेटा बात कभी आता ही नहीं है। आपको वर्कशीट, चैप्टर और लर्न तीनों काम पैरेलल करने पड़ेंगे। समझना भी है, सॉल्व भी करना है और चैप्टर को याद भी करना है। एंड में आपके पास 5-6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इतना सिलेबस हो जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रम दिखाया हुआ है, आपको अलग अलग बॉक्सेस दिखाए हुए हैं। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। अगर हम सबसे पहली घटना बोलें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसे आप फ्रांस की क्रांति कहते हैं, 1789 में होती है। इसके बाद आता है हमारा सिविल कोड 1804 में, 1804 में सिविल कोड आता है। ये क्या था, कुछ लॉ बनाए गए थे जो जनता के लिए थे, यानी कि पीपल के लिए लॉ बनाए गए थे। और ये लॉ बनाए गए थे नेपोलियन के टाइम में, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बारे में आपने पढ़ा होगा ज़रूर से क्लास 9th में। इसके बाद होता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन एक ऐसी संधि थी जिसमें बहुत सारे देश मिलते हैं और कुछ समझौता करते हैं कि इन बातों को माना जाएगा। 1815 में, जिसको वियना कन्वेंशन कह रहे हैं। ये क्रम है बेटा, ये घटना, फिर ये घटना, फिर ये घटना, ठीक है, आगे इसके बाद ऐसे दिखाई गई है। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स रिवॉल्यूशन 1848 में। इसके बाद ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, यानी इनकी ऑर्डर पता होना चाहिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एकीकरण, मतलब पहले आप जो प्रेजेंट का जर्मनी देखते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था, बाद में वो कंबाइन करके जर्मनी बनता है। तो ये होता है 1866 से 1871 में, ठीक है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली का यूनिफिकेशन 1859 और 1871 में होता है। तो इनका जो टाइम पीरियड है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको अरेंज करने को पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो देखते हैं कि भारत जिस तरीके से उपनिवेश था, यानी कि क्या था, गुलाम था। 200 ईयर्स तक इंडिया क्या था, गुलाम था और ब्रिटिशर्स के अंदर में। इसी तरीके से बहुत सारी कंट्रीज थी जो अलग अलग यूरोप के देश के अंदर में उनका उपनिवेश थी, ठीक है, उनके अधीन थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत था, पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज थी और उन्होंने क्रांति की, रिवॉल्यूशन किया और फ्रीडम पाई, और उसके बाद ही ये विचारधारा पूरे विश्व में प्रवाहित हुई और एक एक करके हर देश ने अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखा, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर उनपी। देखिए इस चैप्टर में और आगे डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं आपको नेशनलिज्म का मतलब बताना चाहूँगी, क्योंकि पूरा चैप्टर बेस है नेशनलिज्म में। तो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है बेटा, तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना, यानी राष्ट्र हित की भावना, देशभक्ति
देशभक्ति की भावना हमारे अंदर इस समय अगर हम बात करें, जब भी हम भारतवर्ष की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक जुनून आता है, ठीक है, एक जोश आता है अपने देश के लिए कि ये मेरा देश है, ये मेरा तिरंगा है, एक स्वाभिमान की भावना आती है ना अपने देश के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद या देशभक्ति की भावना, कि ये हमारा देश है। कोई अगर अब किसी और देश के सामने आप रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, कोई कितना प्राउड फील करते हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम क्रिकेट जीतती है तो आप सब खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर है, पूरे देश हित को जोड़ता है, पूरे देश को जोड़ता है ये राष्ट्रवाद। तो अगर आप शुरू से बात करें, क्या ये स्टार्टिंग से ऐसा ही था? ऐसा नहीं था, पहले लोगों में ये भावना नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण लोगों के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना पनपी और धीरे धीरे लोग इस चीज़ से जुड़े। तो वो सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको राष्ट्रवाद की भावना समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म क्या होता है, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए देशभक्ति की भावना। इसके बाद आपको दिया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजरमेंट्स। तो क्या था, अगर हम स्टार्टिंग की फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, जब स्टार्ट हुआ था तो मेजर्स एंड प्रैक्टिस कुड बी क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो उसमें स्टार्टिंग में ही जो लोग थे क्रांति में, उन लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे काम किए जिससे वहाँ के लोग आपस में जुड़ सकें और उनमें देशभक्ति की भावना आए। जैसे कि हमने देखा था लास्ट वर्कशीट में कि एक इमेज शेयर करते हैं, ठीक है, जो चित्रकार हैं वो चित्र बनाते हैं, अपने देश को माता के रूप में दिखाते हैं, पिता के रूप में दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरा देश एक है और हम इस देश की संतान हैं। तो इस चित्र से क्या होता है, इस चित्र से लोगों में यूनिटी की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा क्या होता है, इसके अलावा तिरंगा, फ्लैग वगैरह ड्रॉ करना, इसके अलावा पोइट्री, बहुत सारी पोइट्री ऐसे पोइट थे जिन्होंने लिखी जो लोगों में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ज़्यादा जागरूक करने वाली थी। तो स्टार्टिंग से ऐसे कदम उठाए गए क्रांति से पहले कि लोग एकजुट हो। लेटर नेपोलियन इंट्रोड्यूस रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड विद नोन एज सिविल कोड। नेपोलियन के टाइम में सिविल कोड लागू किया गया 1804 में। फर्दर द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइंड आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। इसके बाद 19वीं सदी में लिबरलिज्म या नेशनलिज्म, लिबरल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आया, यानी उदारवादी विचारधारा का या उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में उदारवाद का मतलब बताऊं या लिबरल का मतलब बताऊं, तो सबके लिए समानता, सभी के लिए न्याय, मतलब जो देश में लोग हैं सबको समान अवसर और न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस दिखाए हुए हैं, दोनों बॉक्सेस को हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको बताया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेशनलिज्म। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसका नेशनलिज्म में क्या इफेक्ट पड़ा या उसकी वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म कैसे इम्प्रूव हुआ। रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा शासन आया जो कानून पर आधारित होगा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले राजा होता था और राजा के जो कानून होते थे वही लागू होते थे। नया राजा आया, उसने कुछ और कानून बना दिया, उसका बेटा राजा बना, उसने कुछ और कानून बना दिया, तो ये गलत था। अब इसके बाद क्या हुआ, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसमें कुछ नियम कानून बनाए गए और उसी को सबको फॉलो करना होगा, तो ऐसा शासन बनाया गया। नंबर 2, आइडिया लाइक इक्वालिटी, लिबरलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस आइडिया को अपनाया गया, यानी कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना को स्वीकार किया गया कि जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, समान हैं। क्योंकि अगर हम सब में समानता की भावना होगी कि हम जितने भी लोग हैं वो समान हैं, ठीक है, तभी हम एकजुट होंगे। अगर ऐसा होगा कि भाई तुम तो बड़े हो, हम राजा हैं, तुम गरीब हो, तो क्या लोग साथ में मिलकर काम कर पाएंगे? नहीं ना। तो जब सब लोग इक्वल आते हैं, समानता की भावना होती है, तभी साथ में काम करते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता, कि आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, ये क्या होता है, हमारी स्वतंत्रता होती है। तो ये जो विचारधारा थी ये आई। इसके बाद थर्ड है अ न्यू ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, एक झंडे को उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली इस्टेब्लिश की गई। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स,
वेट और मेजर्स यानी जो नाप तोल का सिस्टम है वो पूरे देश में एक ही मापा गया। जैसे कि अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, अगर आलू लेंगे 1 केजी, तो 1 केजी को जो नापने के लिए उनके पास बट्टा होता है, केजी का वो जो स्टोन होता है, पत्थर होता है, जो भी होता है वो एक ही जैसा होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश में जाएं, दिल्ली में जाएं, बिहार में जाएं, ऐसा तो नहीं है हर जगह अलग अलग होगा। इक्वल सिस्टम है तो इसको इक्वल सिस्टम कहते हैं। तो सब जगह नाप तोल का एक ही सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया। ऐसा नहीं कि अलग देश में, मतलब देश के किसी भाग में अलग तरीके से तोल रहे हैं, कहीं पे अलग तरीके से तोल रहे हैं, तो इससे क्या होती है, पूरे देश में समानता आती है। फ्रेंच बिकम्स द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इसके अलावा जो बहुत सारी भाषाएं थी, उनके अलावा जो सबसे ज़्यादा बोलने वाली फ्रेंच भाषा थी उसे देश की भाषा घोषित की गई। जैसे हमारे भारत की कौन सी भाषा है, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसी तरीके से फ्रेंच को उनकी राष्ट्रभाषा की तरह अपनाया गया। तो ये हुए थे इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये सारे हमने देख लिए। इसके बाद है 1804 सिविल कोड। 1804 में जो सिविल कोड आया नेपोलियन के टाइम में, उसमें जनता के लिए क्या क्या चीजें बनाई गई थी। सबसे पहले अच्छा रूल था एबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। जो आपको प्रिविलेज यानी अधिकार दिए जाते हैं जन्म से लोगों को, उस पर रोक लगाएगी। जैसे राजा का बेटा है वो राजा ही बनेगा, उसका जन्म से अधिकार था, इन सब चीज़ों पे क्या किया, रोक लगाई गई। नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू द प्रॉपर्टी। जो कानून के सामने सारे बराबर होंगे, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, कानून के सामने सभी बराबर होंगे। संपत्ति के अधिकार जो होगा वो सबको दिया जाएगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, यानी जो प्रशासन है, राजा का जो तंत्र है, उसमें किस तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा उसको सिंप्लीफाई किया गया, इजी किया गया। फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड। इसका मतलब क्या होता है, सामंत व्यवस्था, यानी ऐसे देखते थे जगीदार होते थे, जमींदार होते थे, सामंत होते थे, और वो लोग बहुत सारे किसान, एक जमीन होती थी उस पर बहुत सारे किसान मिलकर काम करते थे और सारा पैसा किसके पास जाता था, सामंत के पास, और किसानों को वो दास बना के रखते थे। तो जो ये व्यवस्था थी कि पूरी एरिया की जमीन सामंतों के पास और सामंत मनमानी करते थे, तो जो ये सिस्टम था इसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया। इसके अलावा पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम द सेफ्ट्रम एंड द मैनोरियल ड्यूज। इसके अलावा जो था कि जो दास व्यवस्था थी, जो किसान जमींदारों के यहाँ दास बनकर काम करते थे ज़िंदगी भर, उस चीज़ को भी समाप्त किया गया। जमींदारी व्यवस्था जो थी, इन सब चीज़ों को समाप्त किया गया। इसके अलावा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो शहरों में, यानी जो शहर होते हैं, नगर होते हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, एक लीडर होता है, उसके अंडर में जितना भी काम होता है सारा टैक्स और सारा कुछ उसको दिया जाता था। तो ये जो सिस्टम था, जो पूरा जनता का हनन किया जाता था, परेशान किया जाता था, उनसे इतना सारा टैक्स लिया जाता था, इन सब चीज़ों को हटाकर एक अच्छा सिस्टम जनता के लिए बनाया गया। इसलिए इसे सिविल कोड कहा गया, क्योंकि ये जनता के लिए था। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने बताया आपको कि समानता सबके लिए हो, समान अवसर हो। तो इसमें हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट बाय कंसर्न एंड ऑफ इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो जनता के द्वारा चुनी हुई होगी, ठीक है, यानी लोकतंत्र की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि जन्म के आधारित राजा का बेटा राजा। सेकंड, 2 रूल बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कानून होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस होगा, संविधान पे बेस होगा। पार्लियामेंट फॉर्म बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्लियामेंट बेस्ड, जिसमें पार्लियामेंट होगी जहाँ पे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एंड ऑफ प्रिविलेज, यानी कि जन्म के आधार पर जो अधिकार दिए जाते हैं उनको समाप्त किया गया। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू वोट, जो होता है हमें वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार, लेकिन कुछ जगह पे इसमें रोक लगाई गई थी कि सम इम्पॉर्टेंट लोगों को दिए गए थे। इसके अलावा फ्री मार्केट, ऐसी मार्केट जहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो बहुत सारी ड्यूटीज़ लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो रुक जाता है, हम ज़्यादा मार्केट नहीं बना पाते, ज़्यादा व्यापार नहीं कर पाते। तो फ्री मार्केट की गई कि जो फालतू के जो टैक्स लगाए हैं उनको रिमूव किया गया। इसके अलावा एबॉलिशन ऑफ
स्टेट इम्पोज टाउन्स, इसके अलावा जितने भी तरह के ये प्रतिबंध थे कि अगर आप अपने ही देश के अंदर चीज़ों को मंगा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, मतलब अपनी देश की बाउंड्री के अंदर चीज़ों को मंगा रहे हैं और भेज रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे टैक्स लगते थे, उन टैक्स से फ्री कर दिया गया। तो ये था लिबरल नेशनलिज्म। अब देखिए आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, विद आंसर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नंबर 1, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द सिविल कोड। सबसे पहले आपको सिविल कोड के फीचर्स बताने हैं। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्ट्रेंथन होता है नेशनलिज्म से। नंबर 3, मेंशन द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म के फीचर बताने हैं। विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता है और क्यों। लेट अस डिस्कस द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 में बोला है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपको पहली लाइन ऐसे लिखनी होती है, आर एज फॉलोज, उसके बाद नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखना है। नंबर 1, एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म के आधार पर जितने भी अधिकार हैं उन पर रोक। इसके बाद यहाँ पे 2 बार ऑल लिखा है इसलिए मैंने एक बार कट कर दिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कानून के समान सभी बराबर होंगे कानून के सामने। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, यानी प्रशासन में जो वो करते हैं डिवीजन, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया। नंबर 3, फ्यूडल सिस्टम एबॉलिश किया गया, सामंतवाद को। नंबर 5 है पीजेंट्स वर फ्री फ्रॉम serfdom एंड मैनोरियल ड्यूज। इसके अलावा गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड इन द टाउन्स। तो अगर यही क्वेश्चन आपको 1 लाइनर में 1 मार्क में आता है तो आप कैसे लिखेंगे, तब आप केवल 2 पॉइंट्स लिख देंगे कोई से भी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क में आता है तो जितना मैंने लिखवाया है ये आप पूरा लिखेंगे, और यही क्वेश्चन अगर आप बेटा 4 मार्क में आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप इन पॉइंट्स के अंदर 2-2 सेंटेंस 2-2 लाइन और लिख देंगे। जैसे एबॉलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेज, तो इसके अंदर लिख देंगे ऑल टाइप ऑफ प्रिविलेज वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कोड ऑफ सिविल कोड 1804, कि 1804 के कोड में जितने भी तरह के विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। 2-2 लाइन इसके अंदर आप लिख सकते हैं अपने आप। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है। और बेटा आंसर्स को आप सीरियसली लिखें, मतलब कॉपी में जैसे बताया जा रहा है वैसे ही नोट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहीं से रिवीजन करना होगा। बार बार तो आप ऐसा नहीं है कॉपी बार बार बनाओगे, बार बार आंसर लिखोगे, तो एक बार एकदम प्रिसाइज और करेक्ट आंसर लिखिए, अच्छा करेक्ट और प्रिसाइज, जो आप याद करके बोर्ड में एग्जैक्ट लिख सकें, अपने एग्जाम में अपने स्कूल में एग्जैक्ट परफॉर्म कर सकें, ऐसा आंसर लिखिए। हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। जो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो किस तरीके से नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के आइडिया को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। आंसर लिखेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन फॉलोइंग वेज। सबसे पहले फिर नंबर 1 पॉइंट बनाएंगे, फिर पॉइंट के अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, इसी तरीके से लिखना है। इनको आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं या ABC करके भी, ऐसे ABC करके भी लिख सकते हैं। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नेंस, कैसी गवर्नेंस होगी, संविधान पर आधारित। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंटैक्ट विच मेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन रिसाइडिंग इन इट्स टेरिटरी, मतलब जितने भी लोग हमारे टेरिटरी में आए सबके लिए समान कानून होना चाहिए। नंबर 2 इक्वालिटी फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन a feeling of nationalism across among the people of France and people understood the importance of equality। तो जो फ्रेंच की क्रांति के बाद क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा जागृत हुई और लोगों ने महत्व समझा कि जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना है, मिलजुल के रहने की भावना है, इसकी पावर को उन लोगों ने समझा। नंबर 3 न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग। अ न्यू फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग वाज एक्सेप्टेड एज अ नेशन। एक राष्ट्र के रूप में नए तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया फ्रेंच में। 3 पॉइंट्स हैं, इसी आंसर का आगे पार्ट है।
नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड, नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, माप तोल का एक सिस्टम अपनाया गया। इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज एबॉलिश्ड, यानी देश के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी थी उन्हें खत्म की गई। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड, एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम पूरे देश में नाप तोल का थ्रू आउट द नेशन अपनाया गया। नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच वॉज मेड द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, देश की एक भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, वो थी फ्रेंच। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है 2 का। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 1 लाइनर आता है तो आप इन पॉइंट्स को, जो ग्रीन पॉइंट्स हैं, एक लाइन में लिख देंगे, और यही अगर डिटेल में आता है तो ये सब पॉइंट जैसे मैंने बना के लिखे हैं उसके बाद डिटेलिंग करके लिखेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सेकेंड आंसर होता है। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला है मेंशन द फीचर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या फीचर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है, तो सबसे पहले वो बता देते हैं। सिविक नेशनलिज्म ऑल्सो नोन एज लिबरल नेशनलिज्म एज अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल फिलोसफर्स। नेशनलिज्म इसका मतलब क्या है, ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर है, आइडिया है। ये क्या करता है, फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट अडहियर टू ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यू, फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स। ये किसकी बात करता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सब की बात करता है लिबरल नेशनलिज्म। इसके बाद हम बताते हैं इसके फीचर। द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म आर एज फॉलोज। नंबर 1, अ गवर्नमेंट बेस्ड एज कंस्टेंट दैट इज एंड ऑफ द मोनार्की, जो राजशाही थी, राजतंत्र था, राजा का शासन था, वो समाप्त हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एंड ऑफ मोनार्की, लोकतंत्र की स्थापना और राजतंत्र का अंत। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड गवर्नमेंट्स, जो हमारी कानून व्यवस्था आधारित सरकार होगी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर इज इक्वल जस्टिस एंड लॉ फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए समान कानून। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट होगा जिसमें जनता के द्वारा प्रतिनिधि होंगे, जनता के द्वारा चुने हुए। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं पे और सेवाओं पे, जो हमारे गुड्स और सर्विसेज होती हैं उन पे जो वेरियस टैक्स और चार्जेस लगाए जाते हैं उनको रिमूव करना। एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेज, यानी एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए न्याय, सभी के लिए बराबरी, और जो विशेष अधिकार हैं उनको समाप्त करा जाता है किसमें, लिबरल नेशनलिज्म में। तो ये कंप्लीट आंसर है आपका थर्ड का। मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप पूरा आंसर लिखेंगे, क्योंकि आप पूरा आंसर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अपना आंसर थोड़ा लेंदी लिखने की आदत डालिए। क्योंकि अगर आप जो 2 लाइन आंसर, जो सोशल स्टडी में आपको आंसर बड़ा लिखना पड़ता है, हिंदी में आंसर बड़ा लिखना पड़ता है, इंग्लिश में और साइंस में आप टू द पॉइंट आंसर लिख सकते हैं, बस सोशल स्टडी में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। और आफ्टर 10th आप 11th में जाएंगे तो आपको अभी से थोड़ा लिखने की ज़्यादा आदत डालनी चाहिए। इसके बाद कम टू द नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट एंड वाई, आपको इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में से कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रभावित करता है और क्यों। आप ये सोचिए कि अगर आप 500 साल पहले होते, जब राजा का तंत्र होता था, आप अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकते थे, अगर राजा ने मना कर दिया तो आप अपनी पसंद की ड्रेस नहीं पहन सकते थे, आप अपनी मर्जी से एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे अगर राजा ने मना कर दिया। तो उस समय जो था, उस समय अगर आप देखेंगे क्या क्या चेंजेस, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन से आइडियाज़ थे जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं ये डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कि आपको सबसे अच्छे आइडियाज़ कौन से लगते हैं और क्यों। तो आप लिखेंगे देयर आर मैनी आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्प्रेस्ड अस, बहुत सारे आइडिया हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हमें इम्प्रेस करते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, मोनार्की एंड ऑटोरेसी। मोनार्की मतलब कि जो राजशाही होता था, राजा का तंत्र होता था, ये समाप्त हो गया। हर किसी को, हर कोई एग्री करेगा कि हर कोई इससे खुश है, राजा का शासन, वरना राजा का बेटा ही राजा बन जाता था, भले वो काबिल ना हो। आज के टाइम क्या होगा, जनता जिसको वोट करेगी वही तो चुनेगा,
वो ही राज करेगा। तो सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगता है? मोनार्की एंड ऑटोरेसी का। द एंड ऑफ मोनार्की और मोनार्की एंड द ऑटोरेसी रूल इन विच द किंग सन वॉज किंग, जिसमें राजा का बेटा राजा बनता था, ये समाप्त होना बहुत अच्छा है। नंबर 2 जो हमें अच्छा लगता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे अच्छी चीज़ क्या है? संविधान का बनना। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंट आइडिया। सबसे ज़्यादा जो आइडिया मुझे प्रभावित करता है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बनना। बिकॉज अफेक्टेड बाय दिस अदर कंट्रीज ऑल्सो इस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री बेस्ड पीपल्स इंटरेस्ट, क्योंकि इसी से प्रभावित होकर फिर दुनिया के और भी देशों ने अपने देश में संविधान बनाया, और संविधान कैसा? जनता के हित में, जनता के लिए बनाया। और आप देखेंगे कि भारत में जो हमारा रूल है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ये फ्रेंच से एग्री कर फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जिससे हमारे देश के लोगों में भी ये अधिकार मिले। इसके बाद क्या है? थर्ड वन, द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो मैंने बताया, फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर दिए जाएं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड द नेशनलिज्म अमंग द पीपल। तो ये जो विचारधारा है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इससे जो हमारा नेशनलिज्म होता है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए मुझे ये 3 आइडियाज़ जो हैं मोस्ट इम्प्रेस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई आइडिया इंप्रेस करते हैं तो आप उन्हें भी मेंशन कर सकते हैं। ये आपका 4th का कंप्लीट आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 32 इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर ली है। यहाँ पे सोशल स्टडी 9, 10th इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बोथ प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट साइंस, मैथ, हिंदी, सारे वर्कशीट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लिखता है, तो आप कमेंट में बताएं कि यस मैम हमें समझ में आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके और सब लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें कोविड के टाइम में भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।